बॉडी के अंदर जब टीएसएच का लेवल बढ़ता है तो टीएसएच का लेवल बढ़ने पे क्या होता है, ग्वाइटर का प्रोडक्शन, मतलब अगर टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है और T3 और T4 का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, T4 और T3 का प्रोडक्शन रुक गया है या सेम है और टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ग्वाइटर जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और अगर T3 का लेवल डाउन होता है, T4 का लेवल डाउन होता है, तो ऐसे में क्या होता है, TSH का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि TSH का काम है कि वो फॉलिकुलर सेल्स को, यानी जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको इंड्यूस करे कि वो T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ाएं, यानी हाइपो या हाइपर जैसी कंडीशन को क्रिएट करें। अब हाइपरथायराइडिज्म यानी अगर T3 का लेवल या T4 का लेवल, ब्लड में T4 का लेवल बढ़ जाता है तो T4 क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू FSH, अगर सपोज उसी टाइम पर T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ है तो बॉडी क्या करेगी, मैकेनिज्म को इस तरह से चेंज करेगी कि T3 T4 का लेवल डाउन हो, क्योंकि अगर इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इनॉर्मस हाई कर देगा, जो बॉडी के लिए बहुत ही इंजूरियस हो सकता है। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का मैकेनिज्म वर्क करती है। उसमें क्या करता है, T4 दो तरह से कंट्रोल करता है। एक तो T4 जो है पिट्यूटरी की थाइमोट्रोपिन सेल से जाकर के बाइंड करता है और उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जो TSH के लिए रिसेप्टर हैं, TRH के लिए रिसेप्टर है, उन रिसेप्टर्स को इंटरनलाइज कर देता है, यानी जो रिसेप्टर का एक्सप्रेशन है थाइमोट्रोपिन सेल्स के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर बाय द वे हाइपोथैलेमस TRH को रिलीज भी करेगा तो थाइमोट्रोपिन सेल्स के रिसेप्टर इंटरनलाइज हो गए हैं, अंदर चले गए हैं, तो वो TRH से बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अपने आप FSH का लेवल डाउन हो जाएगा। FSH का लेवल डाउन होगा तो T3, तो ऐसे में क्या होगा कि जब TSH का लेवल डाउन हो जाएगा, यानी अगर TRH रिलीज़ होगा और वो आकर के थायरोट्रोपिन सेल से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर्स क्या हो गए, इंटरनलाइज हो गए, रिसेप्टर्स सारे अंदर चले गए, इसलिए TRH बाइंड नहीं कर पा रहा। TRH ना बाइंड करने की वजह से क्या होगा, जो TSH का लेवल है वो डाउन हो जाएगा। TSH का लेवल जब डाउन होगा तो T3 और T4 का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। और मेनली जो मतलब फर्स्ट इफेक्ट होता है, फर्स्ट एंड अर्ली इफेक्ट होता है TSH का, वो क्या करता है, फॉलिकुलर सेल्स की पाइनोसाइटोसिस को सबसे पहले इंड्यूस करता है, यानी जो पहले से बने हुई T3 T4 है वेसिकल्स के फॉर्म, जो कोलाइड के फॉर्म में, उनको क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस कराता है, एंडोसाइटोसिस करा करके उसको ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। तो यानी TSH जो है सबसे फर्स्ट एक्शन, जो अर्ली एक्शन परफॉर्म करता है, वो पाइनोसाइटोसिस को इंड्यूस कर देता है। तो इस तरह से एक्शन करता है। तो जब T3 और T4 का प्रोडक्शन हो जाता है तो वो सेल में जा कर के किसी भी टारगेट सेल पे किस तरह से एक्शन करता है, आज हम इस लेक्चर में इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारी जगह पे मैंने TSH के प्लेस पर FSH कह दिया है, तो इट्स ह्यूमन मिस्टेक। यू डोंट कंसीडर दैट मिस्टेक इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक, इट इज़ अ ओनली टंग स्लिप, अंडरस्टैंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था T3 का प्रोडक्शन हो गया था, T4 का प्रोडक्शन हो गया था और ये ब्लड में डिफ्यूज़ हो गया था, डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ गया था। ऐसे में क्या है, T3 और T4 का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, यानी जो ब्लड में T3 और T4 आया था वो TBG से बाइंड हो गया था, बाइंडिंग ग्लोबिन से बाइंड था। तो मोस्टली TBG से बाइंड था, यानी ये बाइंड कितना था, %99 से ज़्यादा और लेस देन
1% जो था ये फ्री था। तो जो फ्री है ये क्या करेगा, T3 ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये हमने एक टिपिकल सेल ली है जिसमें जाकर के T3 यानी थायराइड हार्मोन इफेक्ट क्रिएट करेगा। दिस इज़ द T3, यानी ये क्या करेगा, इस सेल के अंदर कैसे जाएगा और किस तरह के एक्शन परफॉर्म करेगा। तो T3 क्या है, डायरेक्टली डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर चला जा रहा है, क्योंकि छोटा सा मॉलिक्यूल है, सपोज 2 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, छोटा मॉलिक्यूल है, आसानी से डिफ्यूज़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में पहुंच गया ये T3, और फिर ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी ब्रीच कर देगा और अंदर पहुंच जाएगा। जब ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके लिए एक रिसेप्टर है, दिस इज़ कॉल्ड T3 रिसेप्टर, यानी थायराइड के लिए जो रिसेप्टर है वो इससे जाकर के बाइंड करेगा। अब देखिए मोस्टली यहाँ पर T3 भी है और T4 भी है, बहुत लेस अमाउंट में T4 भी सेल के अंदर चला जाता है, बट ये यहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि रिसेप्टर T3 के लिए है, तो T4 मोस्टली इसमें नहीं जा पाता है। बट जो T4 रिलीज़ होता है उसको एक एंजाइम है जो क्या करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है, और जब T3 में कन्वर्ट कर देता है तो फिर ये सेल के अंदर आ जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जा कर के सारा चेंजेस कर देता है, जीन में चेंज करता है, उसके बाद उससे बनने वाले mRNA से और डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम T4 को एक हाथ में लेता है, इधर से लिया T4 को और इधर ट्रांसफ़र कर दिया T3 में, जैसे इधर से आलू डालो इधर से सोना निकल रहा है, वो सिस्टम कर दिया इसने कि इधर से क्या करा आपने, T4 डाला और इस एंजाइम ने इसको T3 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, इसको अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल इस तरह से है। तो ये स्ट्रक्चर मान लीजिए सपोज T4 का है, तो इस एंजाइम का काम क्या है, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो इट इज़ द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की चेन है। तो इसको ये 1 2 ये 3, यानी इसको 3 नंबर, 4 ये 5 नंबर। अगर इस वाले को नंबर करें तो ये जगह 1 2 3, इसको कहेंगे 3 प्राइम, 4 ये 5। तो ये जो एंजाइम है इसका काम है 5 प्राइम मोनो डीआयोडीनेज, डी का मतलब निकालना, आयोडीनेज का मतलब आयोडीन को, यानी ये क्या करता है 5 प्राइम पोजीशन से आयोडीन को, जो यहाँ पर ये आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसको हटा देता है। तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू T3। अब ये T3 है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एक्शन परफॉर्म कर सकता है। बट इन्हीं की एक छोटी सिस्टर है, इन्होंने देखा कि हमारी बड़ी सिस्टर ऐसे काम करती है, मतलब जैसे नहीं बच्चे छोटे देखते हैं कि घर के बड़े लोग नाखून काट लेते हैं, ऐसे लगाया और काट दिया, तो देखा ये तो बहुत सिंपल है, हम भी काट देंगे, लगाया नेल कटर और दबा दिया, ऐसी की तैसी बिलबिला के रह गया, अरे ये क्या कर दिया। तो बिल्कुल वही उसी तरह से इस छोटी सिस्टर ने किया है। इसने कहा अच्छा ये यहाँ से 5 हटा देते हैं, 5 से हम भी हटा देंगे, इट इज़ सो सिंपल। ठीक, T4 इनको मिला, इन्होंने हटा के इसकी ऐसी हालत कर दी। देखिए तो किसी लायक नहीं छोड़ा, मर गया, यानी इसने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। यहाँ पर तो ये एक्टिव था, T3 यहाँ पर एक्टिव था, और यहाँ पर जो T3 बना वो इनएक्टिव T3, यानी T3 इनएक्टिव हो गया। तो इसने क्या कर दिया, अगर हम इस स्ट्रक्चर को फिर से देखें तो देखिए एक्सपर्ट लोगों से काम कराने का ये फ़ायदा होता है, एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, और परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। विदाउट परफेक्शन यू कांट डू मैनी थिंग्स इन वेरी गुड मैनर।
अच्छी तरह से अगर किसी चीज़ को समझना तो आप अच्छे टीचर से पढ़िए, वरना बहुत से ऐसे टीचर हैं मार मार के थप्पड़ पढ़ाते हैं और ज़बरदस्ती रटा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर बिल्कुल एंटरटेनमेंट्स बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ाएंगे। मतलब आपको ये रटना और ये सब चीज़ें तो भूल नहीं पड़ेगा कि मतलब रटना भी क्या चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट समझिए, खेल खेल में पढ़िए कि T3 और T4 को, T3 डायरेक्टली सेल के अंदर चला गया, न्यूक्लियस में चला गया और जाकर के जीन का एक्टिवेशन कर देगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जीन एक्टिवेट होगा। बट अगर T4 है, क्योंकि मोस्टली T3 जो है वो यूटिलाइज हो गया, T4 सेल के अंदर है, तो T4 से भी T3 बन सकता है। तो ये एंजाइम है 5 प्राइम मोनो डी आयोडीनेज, एंजाइम का नाम है 5 प्राइम मोनो डी आयोडीनेज। मोनो का मतलब है सिंगल, 5 प्राइम का मतलब है 5 प्राइम पोजीशन पर जो आयोडीन लगा है उसको ये हटाता है। तो ये 5 प्राइम पोजीशन थी, इसने इस आयोडीन को हटा दिया। इनकी छोटी सिस्टर थी, इन्होंने देखा हम भी काम कर देंगे, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, 5 प्राइम से हटाना है। इन्होंने कहा 5 से हटा दो। इन्होंने क्या करा, देखिए इनका नाम है 5 मोनो डी आयोडीनेज, यानी इन्होंने 5 प्राइम नहीं, इन्होंने 5 से हटा दिया। तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, यानी एक्टिव से इनएक्टिव हो गया, तो ये स्पॉइल हो गया। तो इस तरह से ये T3 और T4 का प्रोडक्शन हो जाता है। T4 से भी T3 को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब सपोज ये T3 यहाँ पर आ गए, अब आने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर T3 के लिए रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, यानी रिसेप्टर को पकड़ेंगे। ये रिसेप्टर क्या है, एक व्हीकल है, इसको धक्का देकर ले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्या करेगा, इसका एक रिसेप्टर है, इसका रिसेप्टर यहाँ पर है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिव डीएनए सीक्वेंस, यानी हार्मोन्स जो T3 हार्मोन्स आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करने वाला डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर है, और उस रिस्पॉन्स सीक्वेंस से बाइंड करने वाला रिसेप्टर इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर इनएक्टिव स्टेज में है। यानी जैसे ही T3 यहाँ पहुँचेगा, इसका काम क्या है, आएंगे तो क्या करेंगे, ये कौन है, ये T3 ने क्या किया, T3 रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड किया, इस रिसेप्टर को पुश करना शुरू किया, तो क्या हुआ, इस रिसेप्टर का जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव डीएनए सीक्वेंस था ये एक्टिवेट हो गया, और इसके एक्टिवेट होने से क्या हुआ, ये इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया, अब ये इस तरह से हो गया, अब इसमें जा कर के सेट हो जाएगा। बट इनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रेटिनोइक एसिड मौजूद है, वो भी क्या करता है, ये भी यहाँ पहुँच जाता है। ये दोनों एंजाइम मिल करके तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इस रिसेप्टर को इससे लाकर जोड़ देंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम देखेंगे तो ये क्या करेगा, इस एंजाइम को यानी इस रिसेप्टर को
इससे डीएनए से बाइंड करा दिया। ये क्या करेगा, जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा T3 तो हार्मोन रिस्पॉन्सिव डीएनए सीक्वेंस को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही ये सीक्वेंस एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, बहुत सारे जीन्स को एक साथ क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कर देगा, यानी बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, प्री एमआरएनए बनेगा। प्री एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर आएगा एमआरएनए बनके, और इस एमआरएनए से क्या होगा, राइबोसोम बाइंड करेगा, स्मॉल सब यूनिट देन लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कर देगा। तो ऐसे ही इस जीन से जो एमआरएनए बना है उससे बहुत सारी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो जो प्रोटीन्स बनेंगी वो 3 तरह की प्रोटीन्स बनेंगी। वो जो 3 तरह की प्रोटीन्स होंगी जिसमें से एक है फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और तीसरी बनेगी रेगुलेटरी प्रोटीन। अगर फंक्शनल प्रोटीन को देखें तो फंक्शनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करेंगी, यानी उनसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन होगा, और एंजाइम्स के प्रोडक्शन का इफेक्ट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को वो इन्हेंस कर देगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो बीएमआर बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी तो बीएमआर बढ़ जाएगा, तो एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी यहाँ जो फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस होगी उससे एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब है कि बीएमआर बढ़ जाएगा। अब बीएमआर कैसे बढ़ जाता है, जिस सेल के अंदर T3 जाकर बाइंड करेगा, यानी अगर हम देखें तो थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, थायराइड हार्मोन्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ और मैच्योरेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को सपोज एक सपोज ये एक टेडपोल है, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक टेडपोल को लिया और उसको क्या, टेडपोल को थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी अगर थायराइड हार्मोन ना दिया जाए तो पूरी लाइफ टेडपोल ही रह जाएगा, यदि टेडपोल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना तो ये ग्रो कर पाएगा और ना ही ये मैच्योर हो पाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था जिसमें हमने टेडपोल को क्या करा, थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी कर दी, तो उससे क्या इफ़ेक्ट हुआ कि पूरी लाइफ टेडपोल ही रह गया। दूसरे केस में हमने क्या करा, टेडपोल को थायराइड हार्मोन्स जो है उसकी डोज बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा डोज बढ़ा दी, यानी दूसरे सेकंड केस में हमने क्या करा, डोज इसकी क्या करी, बढ़ा दी थायराइड हार्मोन की। जब डोज बढ़ा दी तो हमने देखा कि जो चेंज हुआ वो तो कुछ स्टनिंग हो गया। कि जितना बड़ा टेडपोल था उतना ही बड़ा मैच्योर फ्रॉग बन गया। यानी अगर हमने क्या करा, इसको टेडपोल को थायराइड की डोज बढ़ा दी तो उसका क्या हुआ, साइज उतना ही रह गया जितना बड़ा टेडपोल था। हमने डोज ख़त्म कर दी तो जैसा टेडपोल था उतना ही बड़ा वो टेडपोल ही रह गया, ना उसमें ग्रोथ हुई